नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता के बारे में अपनी समझ बनाई और विगत वर्षों में इनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए उनको भी हल करने की एक कोशिश की। इस लेक्चर में हम नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा को पढ़ेंगे। उसके बाद नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में अंतरात्मा को पढ़ेंगे। फिर लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता को पढ़ेंगे। आचरण संहिता बनाम नैतिक संहिता के बारे में अपनी समझ बनाएंगे और अंत में शासन में उच्च मूल्यों का पालन, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा को पढ़ लेते हैं। नैतिक दुविधा हमें प्रशासन के संदर्भों में ही समझना है। तो प्रशासन में नैतिक दुविधा एक ऐसी परिस्थिति को दर्शाती है जिसमें लोक सेवकों के द्वारा जटिल परिस्थितियों में निर्णय लिए जाते हैं और ऐसी परिस्थितियों का संबंध नैतिक व्यवहार के अंतर्विरोध की समस्या से संबंधित होता है। अर्थात नैतिक दुविधा एक ऐसी स्थिति है जहां पर एक से अधिक नैतिक विकल्पों की उपस्थिति होती है और किसी एक विकल्प का चयन करना एक अनिवार्य शर्त मानी जाती है और इन एक से अधिक विकल्पों में किसी एक को वरीयता देना एक कठिन कार्य माना जाता है, क्योंकि एक विकल्प का चयन करने पर अन्य मूल्य प्रभावित होते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि लोक सेवकों को व्यक्तिगत हितों की बजाय व्यापक सार्वजनिक हित में कार्य करना चाहिए। यह सत्यनिष्ठा का मूल्य हमें सिखाता है। जब वह व्यापक सार्वजनिक हित में कार्य करता है तो जन कल्याण तो सुनिश्चित होता है, लेकिन हो सकता है कि उसके इस कृत्य से उच्चाधिकारी और नेता नाराज हो जाएं, उसकी नौकरी व जान खतरे में आ जाए। तो इस स्थिति में वह किस विकल्प का चयन करे, यही दुविधा की स्थिति है और वह निर्णय नहीं ले पाता। नैतिक दुविधा की स्थिति को हम एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने सूचना के अधिकार अधिनियम को पढ़ा, उसमें हमने पारदर्शिता एवं गोपनीयता दो मूल्यों को भी समझा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए पारदर्शिता आवश्यक है, वहीं देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए गोपनीयता का मूल्य भी आवश्यक है। तो सरकार किस सीमा तक सूचनाओं को पारदर्शी बनाए और किस सीमा तक सूचनाओं को गोपनीय बनाए, यह एक अंतर्विरोध की स्थिति को जन्म देता है। और कुछ उदाहरण समझते हैं कि क्या एक लोक सेवक को कार्यालयीन अवधि के अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए या कार्यालयीन अवधि के बाद भी कार्य करना चाहिए। उसे राजनीतिक रूप से तटस्थ होकर कार्य करना चाहिए या संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध होकर कार्य करना चाहिए। तो ये जो दुविधा की स्थिति है, इस स्थिति में लोक सेवक निर्णय नहीं ले पाता है और नैतिक व्यवहार के अंतर्विरोध की समस्या से गुजर रहा होता है। अब नैतिक दुविधा की स्थिति से निपटने के लिए, इसके समाधान के लिए नैतिक तर्कों की व्यवस्था की गई है। नैतिक तर्क से आशय है, यह ऐसे तर्क हैं जो नैतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। नैतिक मूल्य सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता और नैतिक दुविधा की स्थिति से बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे सत्यनिष्ठा का मूल्य हमें सिखाता है कि भय, दबाव, पूर्वाग्रह से रहित होकर हमें सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जब देश में अकाल या सूखे की आपात स्थिति थी तो वे एक टाइम ही भोजन किया करते थे। अपने इस कृत्य के द्वारा उन्होंने देश की जनता में यह संदेश दिया कि व्यक्तिगत हितों की बजाय सार्वजनिक हित ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। तो यह सत्यनिष्ठा का मूल्य ही था जो उन्हें इस निर्णय तक पहुंचने में सहायता करता है। अब नैतिक तर्कों तक कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए हम नैतिक तर्क की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। इस हेतु सबसे पहले नैतिक विकल्पों का विकास आवश्यक है। इन नैतिक विकल्पों को समाज, धर्म, कानून द्वारा स्थापित मूल्यों के अनुसार ही होना चाहिए और इस दिशा में
नैतिक मूल्य जैसे सत्यनिष्ठा है, वस्तुनिष्ठता है, पारदर्शिता है, ये मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। और जब हमने नैतिक मूल्यों का विकास कर लिया तो उसमें से हम सर्वोच्च विकल्प का चयन कर लेते हैं और इस प्रकार से हम एक नैतिक निर्णय तक पहुंच जाते हैं और नैतिक दुविधा से बाहर निकलने में ये हमारी मदद करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में अंतरात्मा। सबसे पहले हम प्रशासन में नैतिक मार्गदर्शन की भूमिका को समझ लेते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी समझ बना लेते हैं। प्रशासन में लोक सेवकों के द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग एवं दायित्वों के निर्वहन में लिए गए निर्णयों एवं की गई कार्यवाहियों के संदर्भ में उचित अनुचित के मूल्यांकन में नैतिक मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। तभी उचित कर्मों को प्रोत्साहित और अनुचित कर्मों को हतोत्साहित करना संभव होगा। प्रशासन में नैतिक निर्णयन की स्थिति में लोक सेवकों को नैतिक दुविधा की स्थिति से बाहर निकालने में यह नैतिक मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम बात करें कि नैतिक मार्गदर्शक मूल्य कौन से हैं, तो वो हैं सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता, निष्पक्षता, तटस्थता। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून या विधि, नियम, विनियम, अंतरात्मा महत्वपूर्ण है। हम इसमें नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में अंतरात्मा को पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो इसमें हम अंतरात्मा को समझ लेते हैं। अंतरात्मा मनुष्य की आंतरिक प्रेरणा या नैतिक शक्ति होती है जो मानव के आचरण या कर्म को उचित अनुचित, सही गलत इत्यादि का साक्षात बोध कराती है। इसे अंतःकरण या विवेक की पुकार भी कहा जाता है। यह नैतिक बुद्धि का प्रतीक होती है जो जागृत अवस्था में ईश्वरीय बुद्धि है। हम इसे परमात्मा की आवाज़ भी कहते हैं। जब ये परमात्मा की आवाज़ है तो यह सदैव हमें सही पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे जब हम किसी लाचार व्यक्ति को या भूखे व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में उसकी सहायता करने के भाव जागृत हो जाते हैं। यह हमारे अंतरात्मा की ही आवाज़ होती है जो हमें प्रेरित करती है कि कमज़ोर या असहाय वर्गों की हम मदद करें। कांट ने इसे आंतरिक न्यायाधीश की संज्ञा दी है। अब इसकी एक आलोचना समझ लेते हैं क्योंकि ये स्वयं के अनुभवों पर आधारित होती है। अर्थात जिस व्यक्ति को किसी विषय में जितनी जानकारी होती है उसकी अंतरात्मा भी उतना ही सहयोग कर पाती है। जब ये स्वयं के अनुभवों पर आधारित होगी तो ये एक आत्मनिष्ठ संकल्पना होगी और इसके आधार पर सार्वभौमिक व वस्तुनिष्ठ नैतिक सिद्धांतों की स्थापना नहीं की जा सकती। तो ये अंतरात्मा की एक सीमा हो गई। अब हम इस बात को समझ लेते हैं कि लोक सेवक को कब अंतरात्मा के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो जब स्पष्ट नियम, विनियम, विधि, दिशा निर्देशों का अभाव हो तो लोक सेवक को अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करना चाहिए। आपदा की स्थिति में जहां विधिवत कानूनी प्रक्रिया के अनुपालन की बजाय परिणाम मतलब जान माल की सुरक्षा करना व्यापक सार्वजनिक मूल्य हो तो वहां पर अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगला, प्रशासन में विवेकाधिकारों के प्रयोग के समय उसे अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करना चाहिए। नैतिक दुविधा, हितों के टकराव की स्थिति में उसे अंतरात्मा के अनुसार कार्य करना चाहिए। और जब तत्काल निर्णय लेना हो जैसे आपदा की स्थिति है तो वो अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य कर सकता है। अब हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2014 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया, नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा को समझाइए। तो यहाँ पर हमें अंतरात्मा की परिभाषा लिख देना है। वर्ष 2015 में भी यही प्रश्न पूछा गया कि नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लेकिन ये 150 शब्दों का प्रश्न था। तो इसमें सबसे पहले हमें अंतरात्मा को परिभाषित कर देना है, फिर हमें बता देना है कि लोक सेवक को कब अंतरात्मा के अनुसार कार्य करना चाहिए और फिर इसके निष्कर्ष में हमें इसकी आलोचना करते हुए इसकी वर्तमान प्रासंगिकता की भी चर्चा कर लेनी है। वर्ष 2016 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया है
कि लोक प्रशासन में नैतिक दुविधा को समझाइए। तो इसमें हमें नैतिक दुविधा की परिभाषा ही लिख देना है। वर्ष 2016 में ही एक प्रश्न पूछा गया है कि मूल विमर्श के विविध आयामों पर प्रकाश डालिए। यहाँ मूल विमर्श के लिए अंग्रेजी रूपांतरण एथिकल रीजनिंग है। जब भी हम इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तो अंग्रेजी रूपांतरण पर जरूर ध्यान देंगे। जब हम इसके अंग्रेजी रूपांतरण पर ध्यान देते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रश्न नैतिक तर्क से संबंधित है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमने सबसे पहले नैतिक तर्क को समझाया है और फिर इसके विविध आयामों पर चर्चा की है। जैसे नैतिक तर्क से आशय क्या है कि यह नैतिक दुविधा से निकलने में हमारी सहायता करते हैं, नैतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। इसके अंतर्गत नैतिक विकल्पों का विकास और फिर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन शामिल है। जो नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है वो समाज, धर्म, कानून द्वारा स्थापित मूल्यों के अनुसार ही होता है। अब हम इसके विविध आयामों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने कहा कि इसका जो आयाम है सामाजिक है, धार्मिक है, पर्यावरणीय है, प्रशासनिक है। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। जैसे सामाजिक क्षेत्र में इसके आयाम है कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। तो सामाजिक क्षेत्र में जो उचित कृत्य हैं जैसे लिंग समानता, सद्भाव, बंधुता, कुरीतियों का अंत, सहिष्णुता। अनुचित कृत्य हैं लिंग भेद, जाति भेद, नस्ल भेद करना, सांप्रदायिकता करना, कुरीतियाँ, दहेज प्रथा, शिशु हत्या। आगे धार्मिक क्षेत्र में उचित कृत्य हैं धार्मिक सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव की भावना। अनुचित कृत्य माने जाते हैं कट्टरता, सांप्रदायिकता। राजनीतिक क्षेत्र में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ये उचित कृत्य माने जाते हैं। वहीं राजनीति अपराधी का गठजोड़, भाई भतीजावाद, नक्सलवाद, ये अनुचित कृत्य माने जाते हैं। आर्थिक क्षेत्र में सतत विकास की अवधारणा, समावेशी विकास की अवधारणा, लोक निधि का सदुपयोग करना उचित कृत्य है। वहीं भ्रष्टाचार, घोटाला, काला धन, कुपोषण, ये सब अनुचित कृत्य हैं। पर्यावरणीय क्षेत्र में पर्यावरणीय मित्र तकनीक, सतत विकास, जैव विविधता की रक्षा उचित कृत्य हैं। वहीं ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा, पर्यावरण विरोधी तकनीक, ये सब अनुचित कृत्य हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सकारात्मक कार्य संस्कृति उचित कृत्य हैं। वहीं औपनिवेशिक मानसिकता, जिसे अफसरशाही भी कहा जाता है, भ्रष्टाचार, प्रशासन अपराधी गठजोड़, ये अनुचित कृत्य हैं। फिर हमने अंत में निष्कर्ष दे दिया है कि ये जो मूल विमर्श होते हैं ये ऐसी कसौटियाँ हैं जो मानव की सोच, उसके कार्य व्यवहार का मार्गदर्शन कर मानव के जीवन को परिष्कृत, सार्थक व गरिमापूर्ण बनाते हैं। अब इसमें एक अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतःप्रेरणा किस प्रकार नौकरशाहों के लिए नैतिक मार्गदर्शन का एक स्रोत है, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो यह भी प्रश्न अंतरात्मा से संबंधित है कि लोक सेवक को कब अंतरात्मा के अनुसार कार्य करना चाहिए और इसका आलोचनात्मक वर्णन, मतलब आलोचना के साथ अपनी बात स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें बता देंगे कि अंतरात्मा क्या होती है, फिर हम बताएंगे कि लोक सेवक को कब अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करना चाहिए, फिर निष्कर्ष में इसकी एक आलोचना बता देंगे जिसको हमने बताया था कि यह आत्मनिष्ठ अवधारणा है। अतः इससे सार्वभौमिक व वस्तुनिष्ठ नैतिक सिद्धांतों की स्थापना नहीं की जा सकती। फिर इसकी हम वर्तमान प्रासंगिकता बताएंगे। फिर भी यह परमात्मा की आवाज़ है और ज़्यादातर ये सही होती है। तो इस प्रकार से हम अपनी बात रखेंगे। वर्ष 2017 में प्रश्न पूछा गया आंतरिक प्रेरणा का अर्थ समझाइए। तो इसमें परिभाषा दे देना है अंतरात्मा की। फिर वर्ष 2018 में प्रश्न पूछा गया है कि नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में अंतरात्मा से आप क्या समझते हैं। तो इसमें शॉर्ट में परिभाषा लिख देना है। वर्ष 2019 में 3 अंकों का प्रश्न है कि नैतिक मार्गदर्शन किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पर बताया है कि प्रशासन में पदाधिकारियों के क्रियाकलापों एवं निर्णयों के उचित अनुचित के मूल्यांकन, उचित कर्मों के प्रोत्साहन एवं अनुचित कर्मों के हतोत्साहन तथा नैतिक दुविधाओं से निपटने हेतु नैतिक मार्गदर्शन का होना आवश्यक है। और हमने नैतिक मार्गदर्शक मूल्यों को यहाँ पर बताया है कि सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता, निष्पक्षता इत्यादि ये नैतिक मार्गदर्शक मूल्य हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स।
इसकी आवश्यकता को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है प्रशासन व लोक सेवकों में अनुशासन हेतु यह महत्वपूर्ण है। दूसरा, लोक सेवकों के द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग व कर्तव्यों की अवहेलना को रोकने हेतु महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है लोक सेवकों को उनके क्रियाकलापों के प्रति जवाबदेह बनाने हेतु आवश्यक है। चौथा पॉइंट है कि लोक सेवकों व लोक सेवा के कार्यों में एक रूपता लाने हेतु महत्वपूर्ण है, सभी के लिए समान नियम हों। फिर प्रशासन को कुशल, प्रभावी एवं जन केंद्रित बनाने हेतु यह महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ नए पॉइंट नहीं है, सब वही पॉइंट है जिन पर हमने चर्चा कर ली है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता के माध्यम से यह बताया जाता है कि लोक सेवकों को अपने दायित्वों के निर्वहन करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी यहाँ पर लोक सेवकों को एक लिस्ट प्रदान की गई है कि आपको ये कृत्य करना है, उचित है, ये कृत्य नहीं करना है क्योंकि अनुचित है। तो हम इसमें पहले समझ लेते हैं कि लोक सेवकों को क्या करना चाहिए। जैसे उसे सत्यनिष्ठा का पालन करना चाहिए, अर्थात उसके वचन, विचार व आचरण में संगति होना चाहिए। उसे लोक सेवा के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। उसे पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। उसे प्रशासन में विनम्र व शिष्ट आचरण करना चाहिए। उसे प्रशासन में सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाए रखने के लिए प्रयास करने चाहिए। लोक निधि का सदुपयोग करना चाहिए। संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध होकर कार्य करना चाहिए। राजनीतिक रूप से तटस्थ होकर कार्य करना चाहिए। उसे जन भागीदारी को, जन विश्वास में बढ़ोतरी के प्रयास करने चाहिए। उसे व्यापक सार्वजनिक हित में कार्य करना चाहिए। अब हम उसे क्या नहीं करना चाहिए इसको भी समझ लेते हैं। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली में इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि लोक सेवकों को किन कृत्यों से बचना चाहिए। जैसे उसे बेईमानी व रिश्वत नहीं लेना चाहिए, विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कर्तव्यों की अवहेलना नहीं करना चाहिए, औपनिवेशिक मानसिकता, अफसरशाही नहीं करनी चाहिए, लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद, लेट लतीफ़ी नहीं करना चाहिए, लोक निधि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, संविधान कानून के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। एन बोहरा रिपोर्ट के अनुसार राजनीति प्रशासन अपराधी की साठगांठ है, तो उसे इस प्रकार के कृत्यों में शामिल नहीं होना चाहिए। उसे लोगों को धोखा, गुमराह नहीं करना चाहिए। जन विश्वास की कमी करने वाले कृत्य नहीं करना चाहिए। उसे व्यक्तिगत हितों में कार्य नहीं करना चाहिए। अब हम आचरण संहिता और नैतिक संहिता के मध्य अंतर को समझ लेते हैं। आचरण संहिता, अभी हमने बात की, यह किसी संगठन के द्वारा अपने सदस्यों के आचरण को नियमित निर्देशित करने हेतु नियमों का संग्रह है। इसका संदर्भ कानूनी है। कानूनी से मतलब ये है कि अगर इसके अनुपालन में लोक सेवक या संगठन का कोई भी व्यक्ति लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव है। अर्थात यहाँ पर करना पड़ेगा का भाव है, बाध्यता है कि आप करना ही पड़ेगा, नियम के अनुसार चलना ही पड़ेगा। तो हमने बात की थी जवाबदेहिता भी इसी संकल्पना से संबंधित है, तो इसका संबंध अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेहिता से है। हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे लोक सेवकों हेतु केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 है, उसमें कुछ उदाहरणों को बताया गया है कि जैसे लोक सेवक को राजनीतिक दलों को चंदा नहीं देना चाहिए, प्रेस, मीडिया आदि के माध्यम से सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की सार्वजनिक आलोचना नहीं करना चाहिए, राजनीतिक दलों के द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन इत्यादि में शामिल नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सत्ता दल द्वारा आयोजित धरने प्रदर्शन में शामिल हो गए। यह केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली के अनुसार एक अनैतिक कृत्य है और बाद में उनके खिलाफ इंक्वायरी भी बैठी। अब हम नैतिक संहिता को समझ लेते हैं। नैतिक संहिता, जिसे कोड ऑफ इथिक्स भी कहा जाता है, यह नैतिक मानकों का समुच्चय है जो संगठन के सदस्यों से स्वेच्छा से अपने कार्य व्यवहार में उतारने की अपेक्षा रखता है। इसका संदर्भ नैतिक है, मतलब यहाँ पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अगर आप
इस अनुसार नहीं चलते हैं तो आप पर कोई अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी। यहाँ पर करना चाहिए का भाव है, मतलब स्वेच्छा से आपसे ऐसी अपेक्षा की जाती कि आप कार्य करें। तो फिर हमने उत्तरदायित्व को समझा था, तो यहाँ पर इसका संबंध रेस्पॉन्सिबिलिटी से है। इसके उदाहरण को हम राजनेताओं के संदर्भ में देखते हैं, जहाँ पर उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह नैतिक उत्तरदायित्व लें। इसका एक बहुत ही लोकप्रिय उदाहरण है कि जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, तो उन्होंने एक ट्रेन हादसे के बाद उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये सत्यनिष्ठा के उच्च मूल्य, नैतिक संहिता के उच्च मानकों को दर्शाता है। और आगे हम चलते हैं और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2014 में 150 शब्दों में प्रश्न पूछा गया है, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता। इसके अंतर्गत हम आचरण संहिता की आवश्यकता और उसके अंतर्गत लोक सेवकों को जो निर्देश दिए गए हैं कि क्या कृत्य करने चाहिए और क्या कृत्य नहीं करने चाहिए, इसको हम समझा देंगे। वर्ष 2015 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया है, लोक सेवकों के लिए आचरण संहिता क्यों आवश्यक है। इसकी आवश्यकता पर हमने चर्चा कर ली है। वर्ष 2016 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया है, आचार संहिता की भूमिका। ये आवश्यकता से ही संबंधित है, इसको भी हम शॉर्ट में लिख देंगे। वर्ष 2018 में प्रश्न पूछा गया है, लोक सेवकों की आचरण संहिता के मुख्य प्रावधानों का विश्लेषण। इसके अंतर्गत हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान बता देने हैं और उसके फिर सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को बताना है। हमने यहाँ पर पहले पैराग्राफ में आचरण संहिता की उपयोगिता के बारे में चर्चा की है कि सुशासन की प्राप्ति के लिए क्यों आवश्यक है। हमने यहाँ पर आचार्य कौटिल्य के लोकप्रिय कथन यथा राजा तथा प्रजा से शुरुआत की है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ प्रशासन होगा, अगर उच्च नैतिक मूल्यों वाला प्रशासन होगा तो शासन संचालन भी बहुत ही सुगम और कुशल तरीके से हो सकेगा। फिर हमने यहाँ पर केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 के कुछ प्रावधानों की चर्चा की है, जैसे कि प्रत्येक लोक सेवा को पारदर्शिता व जवाबदेहिता बनाकर रखना चाहिए, उसे अमानवीय अशोभनीय व्यवहार नहीं करना चाहिए, राजनीति अपराध की साठगांठ से बचना चाहिए, दायित्व निर्वहन के बदले उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए और प्रेस मीडिया आदि में सरकारी कार्यक्रमों नीतियों की सार्वजनिक आलोचना नहीं करना चाहिए। अब हम अगले पैराग्राफ में इसके विश्लेषण की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमने बताया है कि लोक सेवकों के नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में आचरण संहिता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। समय में परिवर्तन के साथ लोक सेवकों की कार्य प्रवृत्ति में तेजी से परिवर्तन देखने को मिला है और इसी संदर्भ में इस आचरण नियमावली की आलोचना भी की जाती है और हमने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे आचरण संहिता की विषय वस्तु व्यवहारिक न होकर आदर्शात्मक है, इसके अनुपालन में इसीलिए समस्या आ रही है। उदाहरण हमने दिया है कि ग्रुप ए के प्रशासनिक अधिकारी जैसे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इनके लिए उपहार की जो अधिकतम राशि है वो 25,000 रुपये है और अगर इससे ज़्यादा की राशि उपहार में मिलती है तो सरकारी स्वीकृति आवश्यक है। अब 1964 में जब ये नियमावली बनी थी तो उस समय हो सकता है कि 25,000 एक बड़ी राशि रही हो, लेकिन आज के समय में इसकी प्रासंगिकता में कमी आई है। अगला जो हमने पॉइंट दिया इसमें कि आचरण संहिता की प्रकृति नकारात्मक है, क्योंकि इसमें इस बात पर ज़्यादा जोर है कि लोक सेवकों को क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर ये सकारात्मक कार्य संस्कृति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। फिर अगला पॉइंट हमने बताया है कि जिन विषयों पर पहले से विधि निर्मित है उन्हें भी आचरण नियमावली में रखा गया है, जैसे कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने संबंधी विधि पहले से मौजूद है, लेकिन फिर भी इसका उल्लेख आचरण नियमावली में किया गया है। और फिर हमने निष्कर्ष बताया है कि आचरण संहिता को वर्तमान जरूरतों के हिसाब से व्यवहारिक और वास्तविक बनाने की आवश्यकता है और इस संबंध में द्वितीयक प्रशासनिक सुधार की
सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं। इन सिफारिशों में वही है कि इनको प्रासंगिक बनाया जाए, पुराने कानूनों को ख़त्म कर दिया जाए, ज़्यादा व्यवहारिक बनाया जाए। तो इस प्रकार से हमने इसके उत्तर को हल करने का प्रयास किया। वर्ष 2019 में 150 शब्दों का एक प्रश्न पूछा गया। उधार देना, उधार लेना, निजी व्यापार के संबंध में केंद्रीय आसानिक सेवा अर्थात सिविल सेवा आचरण नियमावली में क्या नियम बनाए गए हैं। हो सकता है एग्जाम कंडीशंस में हमें ये प्रावधान ना पता हो, लेकिन एक सामान्य समझ के आधार पर भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता था। जैसे हमें पता है कि एक लोक सेवक को कर्जदार नहीं होना चाहिए, तो उधार लेना और उधार देने संबंधी ये प्रावधान हो गया। फिर हमें ये पता है कि उसे निजी व्यापार में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, उसे शेयर मार्केट में शामिल नहीं होना चाहिए। ये एक सामान्य समझ हमारे अंदर थी, तो हम इस आधार पर इससे 4-5 पॉइंट निकाल सकते थे और अपनी बात रख सकते थे। अब हमने भी यहाँ वही प्रयास किया है। पहले हमने केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली जो 1964 है उसकी आवश्यकता को यहाँ देने की कोशिश की है, और यहाँ पर हम उसको पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हमने कुछ लिखा नहीं है। और जो उधार देना लेना निजी व्यापार संबंधी इस आचरण नियमावली में नियम बनाए गए हैं उससे हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला है कि किसी सेवा या पद पर जब पहली बार चयन या नियुक्ति होती है तो प्रत्येक लोक सेवक को अपनी संपत्ति या देनदारी का विवरण प्रस्तुत करना होता है। ये हम सब जानते हैं। कोई कैंडिडेट जब चुनाव भी लड़ता है तो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देता है। एक सामान्य था, इसको हम लिख सकते थे। फिर अगला प्रावधान है कि एक मालिक या एजेंट के रूप में किसी व्यक्ति या फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके साथ उसके सरकारी कार्य के सिलसिले में व्यवहार होने की संभावना है, ना तो उधार लेगा ना ही उधार देगा, ये हम जानते हैं। फिर हमने बात की कि शेयर मार्केट में सट्टा या पूंजी में निवेश नहीं करेगा। किसी मामले में सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करना निर्धारित है तो वह कोई ऐसी कार्यवाही करने से पहले सरकार की स्वीकृति अवश्य लेगा। फिर अगली बात है कि लोक सेवक अपने रिश्तेदारों द्वारा लिए जाने वाले ऋण हेतु अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जमानत दाता नहीं बना सकता, ठीक है, जिसको हम गारंटर बोलते हैं, जिसके आधार पर लोन मिल जाए। या खुद भी आप जिलाधिकारी हैं तो इस पद का उपयोग करके आप अपने रिश्तेदारों को लोन नहीं दिलवा सकते। अगली बात यह है कि लोक सेवक अपने निजी कार्यों का प्रबंध इस प्रकार करेगा कि वह आदतन कर्जदार या दिवालिया ना हो जाए। और इस प्रकार से इस आचरण नियमावली में जो नियम है इससे संबंधित हमने उसकी चर्चा कर ली है। फिर हम इसमें इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कर लेंगे और इसके निष्कर्ष को दे देंगे। जैसे क्या ये व्यवहारिक है, इनकी व्यवहारिकता पर चर्चा कर लेंगे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो इन पर अनुशंसाएं दी हैं, जैसे कि इनको व्यवहारिक होना चाहिए, जो कानून का दोहराव हो रहा है उनको समाप्त कर देना चाहिए। तो ऐसी बातें हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। अब आज का हमारा अंतिम टॉपिक है शासन में उच्च मूल्यों का पालन। तो सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि शासन प्रशासन में उच्च मूल्य क्या होते हैं। जैसे सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, गैर तरफदारी, राजनीतिक तटस्थता, संवैधानिक प्रतिबद्धता। इन सब को हम अभी क्षमता वाले टॉपिक में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता, कार्य के प्रति समर्पण का भाव, कमजोर वर्गों के प्रति दया, करुणा और संवेदना का भाव। शासन में उच्च मूल्यों का पालन करने के उपाय क्या हैं? तो सबसे पहले इसमें वैधानिक और संस्थागत उपाय देखते हैं, जिसके अंतर्गत विधि का शासन है। जब हमने शासन सुशासन पढ़ा था तो विधि के शासन को विस्तृत रूप से समझा था। आचरण संहिता, इसे हमने अभी ही पढ़ा है। भारतीय दंड संहिता 1860, लोकपाल एवं लोकायुक्त, इसे हम इकाई 4 में पढ़ेंगे। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारक कानून, इसे भी हम इकाई 4 में पढ़ेंगे। अब शासन में उच्च मूल्यों को
सुनिश्चित करने के लिए नागरिक प्रशासन सहयोग भी महत्वपूर्ण है, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, जनहित याचिका, पंचायती राज व्यवस्था, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, सोशल ऑडिट। इसका एक आयाम तकनीकी भी है, जिसके अंतर्गत डिजिटल इंडिया, डिजिटलीकरण, बायोमेट्रिक सिस्टम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जन धन आधार मोबाइल, इसको JM20 के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी प्रयासों से भ्रष्टाचार में कमी आई है और शासन प्रशासन में उच्च मूल्यों की स्थापना सुनिश्चित हुई है। सरकार एक P4 सिस्टम लेकर आई है, जिसके अंतर्गत पेंशन, पेमेंट और प्रमोशन को परफॉर्मेंस बेस्ड कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि लोक सेवकों की प्रशासन में दक्षता के अनुसार ही उन्हें पेंशन, पेमेंट और प्रमोशन दिया जाएगा। अब हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। वर्ष 2019 में एक प्रश्न पूछा गया है कि प्रशासन में नैतिक नेतृत्व के मुख्य गुण क्या क्या होते हैं। हमने इस प्रश्न की चर्चा पहले कर ली है। प्रशासन में नैतिक आधारों की जब हम चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर हमने नोलन समिति द्वारा सुझाए गए जो भी नैतिक आधार थे उनकी विस्तृत चर्चा की थी, जैसे निस्वार्थता, सत्यनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन। तो ये सब वही है, वही प्रश्न भी उसी तरह का है। हम यहाँ भी उन्हीं आधारों की चर्चा करके अपनी बात रख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है जो 2017 में पूछा गया, प्रशासन में सत्यनिष्ठा और नैतिकता बढ़ाने के उपायों की चर्चा कीजिए। तो अभी हमने बात की कि कौन से वैधानिक और संस्थागत उपाय हैं, फिर नागरिक सहयोग वाले उपाय हमने पढ़ा, फिर तकनीकी पढ़ा। तो इन सबको हम यहाँ लिख सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। इस प्रकार आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। जब भी हम आगे मिलेंगे तो इकाई 3 का जो पहला भाग है, मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा, इससे संबंधित चर्चा करेंगे। धन्यवाद।